हेडिंग डालिए मानव रोग, मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेस, मानव के रोग हमारा जो मूल टॉपिक आ गया। मैंने कहा भाई हम लोग ध्वनि या साउंड में पढ़ते हैं ना कि 20 हर्ट्ज से कम तक की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, 20 से 20,000 तक के श्रव्य कहते हैं, 20,000 से ज़्यादा की को पराश्रव्य कहते हैं। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि वाली आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन सकते हैं। ये बात हम ध्वनि में पढ़ते हैं। मानव के रोग, क्या टॉपिक है भाई? मानव रोग। बच्चों को समस्या आती है, सवाल मानव रोग का बनता है, वायरस वाला रोग कौन सा है, जीवाणु वाला रोग कौन सा है, ऐसा सवाल बन जाता है। पीलिया रोग का संबंध किससे है, ऐसा सवाल का संबंध बन जाता है। ठीक, तो मानव के रोग, रोग क्या है? जब हमें अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जब हम रोजाना के काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते, जब हम लोग अच्छा महसूस नहीं करते, तो यही रोग की परिभाषा है। ठीक, पहले ये माना जाता था कि किसी व्यक्ति के रोग का कारण पिछले जन्मों के पाप होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि ज़्यादातर रोग का कारण कोई रोगाणु होता है, और रोगाणु का हमारे शरीर में संक्रमण होता है, उससे रोग होते हैं। तो रोग की बात करें तो सबसे पहले रोगाणु सिद्धांत, ये किसने दिया? लुई पाश्चर ने। ठीक है जी, रोगाणु सिद्धांत लिखना लुई पाश्चर ने दिया। क्या लिखेगा? किसी रोग का कारण, इसका मतलब क्या है कि किसी रोग का कारण कोई रोगाणु होता है। लाइन सीधी है, रोगाणु सिद्धांत लुई पाश्चर ने दिया। किसी रोग का कारण क्या है? कोई न कोई रोगाणु। भाई पहले कहते कि भाई बहुत सारे हम देवी देवता धोखते हैं और धोखते हैं कि भाई इस देवता के प्रकोप से ऐसा हो गया, पिछले जन्मों में बुरे कर्म करने से ये रोग हो गया। पर लुई पाश्चर ने खोज निकाला कि किसी भी जनरली रोगों का कारण रोगाणु होता है। क्या सभी रोगों का कारण रोगाणु होता है? सभी का तो नहीं होता। किसी को बीपी ज़्यादा है, किसी में शुगर की समस्या है, तो इन रोगों का कारण तो रोगाणु नहीं होता। लेकिन संक्रामक रोग होते हैं, उनका कारण रोगाणु होता है। तो लुई पाश्चर ने बताया कि किसी रोग का कारण कोई रोगाणु होता है, उस रोगाणु को मार दिया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। अच्छा, लुई पाश्चर ने और बातें, लुई पाश्चर की बात की तो यहाँ आप सीख सकते हो, इन्होंने रेबीज का टीका बनाया था ना। लुई पाश्चर ने बनाया। सूक्ष्म जैविकी के जनक कई जगह लिवेनहोक नाम दिया हुआ होता है, पर मोर करेक्ट ये है सूक्ष्म जैविकी का जनक या माइक्रोबायोलॉजी का जनक। लुई पाश्चर। रेबीज के टीके का आविष्कार किया। भाई मैंने फिलहाल तो मैं कहता हूँ रोगाणु सिद्धांत का मतलब रोग का कारण रोगाणु है, न कि पिछले जन्म के पाप। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया और सूक्ष्म जीवों के बारे में लुई पाश्चर ने बहुत स्टडी की थी। ठीक, नंबर 2 मैं बात करता हूं कि पाश्चुरीकरण क्या है। किसी पदार्थ को गर्म करके उसे रोगाणु या जीवाणु मुक्त करना। किसी पदार्थ को गर्म करके रोगाणु जीवाणु मुक्त करना ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो, ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो। जैसे दूध का पाश्चुरीकरण।
दूध का, कई जगह नाम लिखा हुआ उसका पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुराइज्ड मिल्क, दूध का पाश्चुरीकरण। हम लोग करते हैं दूध का पाश्चुरीकरण, हम हमेशा हर घर में किया जाता है दूध का पाश्चुरीकरण। अरे भाई आजकल तो जैसे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज आ गए, वो भी सबके पास नहीं है, पर फिर भी, लेकिन हमारे घरों में गांव में हम लोग ये देखते हैं कि गर्मियों के अंदर दूध खराब ना हो, इसलिए माताएं बहनें 2-3 बार दूध को गर्म करते हैं भाई, अदरवाइज ये दूध खराब हो जाएगा। क्योंकि दूध के अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा हो जाते, हवा के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह इधर उधर पानी में बर्तन में जो बैक्टीरिया वो दूध में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और उसे एसिड वगैरह बनाते हैं, जिससे दूध खराब हो जाता है। तो बार बार दूध को गर्म करने से क्या, उसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव बढ़ने की कोशिश करता है, वो मर जाता है दूध सुरक्षित। 4 घंटे बाद फिर उसको गर्म कर लिया, उसमें सूक्ष्म जीव जो बढ़ने की कोशिश करता है फिर उसे मार दिया जाता है सुरक्षित। तो बार बार दूध को गर्म करके उसे रोगाणु मुक्त करना, उसमें से सूक्ष्म जीवों को मार देना ताकि वो दूध खराब नहीं हो, ये पाश्चुरीकरण की क्रिया है। तो इस बारे में भी किसने बताया था? लुई पाश्चर ने। क्लियर होगी? बात करते हैं, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम देने जरूरी है पहले इस टॉपिक में। अब मैं रॉबर्ट कोच के बारे में बताऊं। तीसरा नंबर हमारे पास किसका आएगा? कोच, रॉबर्ट कोच लिख लीजिएगा। जेनर की बात करेंगे, कोच की बात करेंगे। 3 नंबर पर मैं लेता हूं रॉबर्ट कोच। रोगाणु व रोग के बीच संबंध को बताया। भाई पाश्चर ने ये तो बता दिया कि किसी रोग का कारण रोगाणु है, पर कौन सा रोगाणु कौन से रोग से संबंधित है ये भी तो जानकारी होनी जरूरी है ना, है ना। तो ये इस बारे में काम किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। हैजे व टीबी के रोगाणु की खोज किसने की थी? कोच ने। इन्होंने हैजे, कोलेरा व टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, हैजे व टीबी या क्षय रोग कह दे, एक बार चलिए आप टीबी को क्षय कह दे। हैजे व टीबी के रोगाणु की खोज किसने की? भाई पाश्चर ने ये तो बता दिया, पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया कि भाई किसी रोग का कारण रोगाणु है, कोई पूर्व जन्म के पाप, कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं होता। यदि उस रोगाणु को मार दो तो रोग ठीक किया जा सकता है, सवामणी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कहा पाश्चर ने। ठीक, अब बात आगे आई कि कैसे पता करें कि कौन सा रोग का कारण कौन सा रोगाणु है। तो इसके बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया। उन्होंने बताया कि किसी रोगाणु को किसी स्वस्थ इंसान में घुसाओ, यदि वो रोग होता है और उस रोगाणु को मारो, वो वापस इंसान स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार कई बार ऐसा करने से हम ये बिल्कुल पक्का पता कर सकते हैं कि ये रोगाणु इसी रोग का है। और रॉबर्ट कोच ने हैजे के रोगाणु की खोज की और रॉबर्ट कोच ने टीबी के रोगाणु की खोज की। तो एडवर्ड जेनर का नाम भी आता है। अगला साइंटिस्ट रोग विज्ञान के संबंध में क्या करेंगे? एडवर्ड जेनर। क्या किया था बच्चों एडवर्ड जेनर ने? बताइए। सर्वप्रथम टीके का आविष्कार और बात चेचक के टीके, दो बातें कही कि एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम टीके का वैक्सीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टीके का मतलब वैक्सीन, सर्वप्रथम टीके का आविष्कार। अभी कोरोना वैक्सीन की बात चल रही है, तो भारत में 2 कोरोना वैक्सीन सबसे पहले आई है ना, एक तो कोवैक्सीन और एक देखो, एक तो होता है, एक तो है भारत बायोटेक कंपनी। कौन सी कंपनी है? एक है सीरम इंस्टीट्यूट, ये भारत की 2 कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है। इन दोनों कंपनियों ने क्या तैयार की है? कोरोना वैक्सीन। तो वैक्सीन का मतलब क्या है?
टीका किसी रोग का जिसको लगाने के बाद वो रोग दोबारा न हो। मैंने कहा एडवर्ड जेनर, सर्वप्रथम टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। टीका क्या चीज है? टीका या वैक्सीन ऐसी दवाई जिसको हमारे शरीर में लगा दे। जैसे मान लीजिए पोलियो का टीका लगा दिया, यानी पोलियो से संबंधित इंजेक्शन शरीर में लगा दिया, अब जीवन में दोबारा पोलियो नहीं हो, तो वो जो इंजेक्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टीका। पर टीका है वो इंजेक्शन के रूप में हो, जरूरी नहीं। मुंह से ली जाने वाले खुराक भी टीका ही है। पहले शुरुआत में पोलियो के इंजेक्शन लगाए जाते थे जिससे पोलियो की सुरक्षा होती थी, वो भी पोलियो का टीका था। आजकल पोलियो की मुंह से खुराक पिलाई जाती है, वो भी पोलियो का टीका है। टीका का मतलब सुई नहीं होता, इंजेक्शन नहीं होता। टीका का मतलब वो दवाई जिसको हम ले ले तो उस रोग के प्रति हमें जीवन भर के लिए सुरक्षा मिल जाए, उसे टीका कहते हैं। चाहे वो इंजेक्शन के रूप में ली जाए, चाहे मुंह से पी जाए। ठीक है जी, एडवर्ड जेनर। मोटी मोटी बात हो गई रोगाणु विज्ञान के बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के मान सकते हो आप रोग। देखिए, संक्रामक रोग। पहले मैं बात करता हूं रोगों के प्रकार। बच्चों, संक्रामक रोग, इन रोगों का कारण क्या होता है? एक होते संक्रामक रोग, वे रोग जिसका कारण कोई रोगाणु होता है, दवाई लेने पर वो रोगाणु मर जाता है और वो रोग ठीक हो जाते, वो संक्रामक रोग कहलाते। दूसरे होते असंक्रामक रोग, यानी इन रोगों का कारण कोई रोगाणु नहीं होता, ये रोग कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। जैसे किसी को बीपी हो गया, किसी का सर दर्द है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज या मधुमेह है, किसी को थायराइड है, तो इन रोगों का कारण कोई रोगाणु तो नहीं है ना। क्या ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं? क्या इन रोगों का कारण कोई रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु है? वो असंक्रामक रोग हो गए। रोगाणु के कारण होते हैं, रोगाणु के कारण, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। एक व्यक्ति से हम क्या कहेंगे? ये दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इनका कारण क्या होता है? अब इनका कारण कोई वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ऐसे कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी प्रोटोजोआ, जो भी है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। ये संक्रामक रोग है। ये रोग हवा से, पानी से, बैठने से, किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, इन रोगों का कारण कोई रोगाणु नहीं होता, कारण कोई रोगाणु नहीं। तो फिर कोई शरीर का कोई अंग में गड़बड़ हो जाती है। भाई ये लाइफस्टाइल के डिजीज हो सकते हैं। किसी आदमी को मानसिक टेंशन हो गई, किसी आदमी के गुर्दे में पथरी हो गई, किसी के शुगर की बीमारी हो गई, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होगी, खाने पीने से शरीर के अंग सही ढंग से काम नहीं करे, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, पर ये कोई रोगाणु नहीं है। इस प्रकार के असंक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। आप क्या कहेंगे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। यही बात है ना? ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। क्लियर? ये हो गए असंक्रामक रोग। और तीसरा आप वंशागत रोगों की बात कर लो। वंशागत रोग, आनुवांशिक रोग। बच्चों, इनके बारे में क्या कहोगे आप? अरे स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही? आप नहीं लिख पा रहे हो, मुझे थोड़ा बता देना। मैं दो तीन बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना?
मैं हर बात को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई जाती है। सीधी सारी बातें आपकी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। मेरा जो लंबा अनुभव है 20 साल से साइंस पढ़ाने का, उसका अनुभव उसका बेनिफिट आपको तभी हो सकता है जब आप 100% इन चीज़ों को लेते हैं, कॉपी में लिखते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास हम लोग रोज़ यूट्यूब के वीडियो चैनल पर डाल रहे हैं। स्थापना डिफेंस नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर गणित की, मैथ्स की क्लास सारी डाली जा रही है और साइंस की लाइव क्लास चलती है हमेशा 10:30 बजे। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे। ध्यान दें, असंक्रामक रोग, इन रोगों का कारण कोई रोगाणु नहीं होता, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मैंने बता दिया ना। असंक्रामक रोगों का उदाहरण क्या हो सकता है? मधुमेह की बीमारी, हार्ट अटैक, गुर्दे की पथरी, कुछ भी इस तरह के रोग जिनका कारण कोई रोगाणु नहीं होता है, हमारे जीवन शैली के कारण, हमारे अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण, हम जो भोजन पानी खाना खाते हैं वो यदि साफ सुथरा नहीं हो, मिलावटी हो, उसके कारण तो ये है मधुमेह की बीमारी, हार्ट अटैक, गुर्दे की बीमारी, गुर्दे की पथरी, ये वाला। और तीसरा है वंशागत रोग या आनुवांशिक रोग। तो ये भी वैसे असंक्रामक ही है। क्या ये संक्रामक है क्या ये हवा पानी से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, क्या ये रोग रक्त के आदान प्रदान से फैल जाते हैं? नहीं। तो वंशागत रोग है, ये भी असंक्रामक रोग ही है। दो बातें लिख लेना, वंशागत रोग ये असंक्रामक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग है ना। वंशागत रोग ये असंक्रामक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं। इन रोगों का संबंध जीन से होता है। असंक्रामक रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग, इन रोगों का संबंध किससे होता है? जीन से। कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र, गुणसूत्र पर जीन, हम पढ़ चुके हैं। इनका कारण जीन है। आप बता सकते हैं मुझे वंशागत रोगों के नाम? जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, दो मुख्य, और भी बहुत सारे हैं, पर मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा। वंशागत रोगों में दो नाम तो सबसे पहले आते हैं, हीमोफीलिया वर्णांधता। ये एक जीन से संबंधित है। वंशागत रोग है हीमोफीलिया, वर्णांधता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जीन से संबंधित रोग है, गुणसूत्रों से संबंधित रोग है। इनका कारण कोई रोगाणु नहीं होता। वैसे ये किसी मक्खी मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ठीक है, ये मोटी मोटा ओवरव्यू हो गया आपका कि रोग संक्रामक हो सकता है, असंक्रामक हो सकता है, वो वंशागत हो सकता है। रोग है उसका कारण पूर्व जन्म का पाप नहीं है, कोई रोगाणु है, इस बारे में लुई पास्चर ने बताया। और किस रोग का कारण कौन से रोगाणु, इसके बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया। और किसी रोगाणु को गर्म करके मारा जा सकता है, इस बारे में भी लुई पास्चर ने बताया कि भाई दूध वगैरह को बार बार गर्म करके आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा होने से आप रोक सकते हैं, इस बारे में लुई पास्चर ने बताया। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। फिर ये कहा कि यदि टीका लगा दिया जाए किसी रोग का तो वो रोग ठीक हो सकता है। टीके के बारे में बात एडवर्ड जेनर ने की, और चेचक के टीके का आविष्कार भी किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। टीका लगाने की, टीका क्या है जनरली बता दूं, टीका क्या है फिर रिपीट करूं। ऐसी दवाई जिसको हमारे शरीर में ले ले तो वो दवाई किसी रोग के प्रति जीवन भर हमें सुरक्षा देते, सामान्यतः उसे टीका कहते हैं। दूसरी बात, टीका इंजेक्शन द्वारा दिया जाए जरूरी नहीं है, मुंह से भी लिया जा सकता है। जैसे पोलियो की खुराक पिलाई जाती है मुंह से, वो भी टीका है। ठीक। तीसरी बात, टीका होता क्या है? एक्चुअली जैसे मान लीजिए पोलियो का टीका है, तो मोटी मोटी बात बताऊं तो क्या करते हैं, पोलियो के वायरस को मार करके और उसका
घोल तैयार कर लिया जाता है। यूँ समझ लें, आप समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे पोलियो का टीका, तो पोलियो के वायरस को मार करके उसका घोल तैयार कर ले और उस घोल को हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा डाल देना, तो वही टीका है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होते। जैसे किसी के आंकड़े काकड़े निकल गए, चिकन पॉक्स, किसी के चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, या है ना, तो मान लीजिए चिकन पॉक्स हो गया, आंकड़े काकड़े निकल गए। किसी को मिजल्स या खसरा हो गया, ओरी हो गई, ओरी निकल जाती है, मिजल्स या खसरा, तो खसरा, चिकन पॉक्स यानी ओरी निकलना, आंकड़े काकड़े, ऐसे एक बार बच्चों में होने के बाद दोबारा नहीं होते ना। क्यों? मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स के वायरस शरीर में घुस गए, 15-10 दिनों तक चिकन पॉक्स के वायरस ने शरीर में अपना असर रखा, पर इस दौरान शरीर में ऐसी कोशिकाएं बन गई जो फाइनली चिकन पॉक्स के वायरस को मारने में सफल हो जाती है और आप लोग ठीक हो गए। अब वो जो कोशिकाएं बनी है ना, वो कोशिकाएं मरती नहीं, यूं मान लो वो जीवन भर हमारे शरीर में पड़ी रहती है। और दोबारा कभी चिकन पॉक्स का वायरस घुसता है ना, तो पहली बार चिकन पॉक्स के वायरस घुसा, उसे मारने के लिए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं बनी थी, जिन्होंने उस चिकन पॉक्स के वायरस को मारा था, वो कोशिका अब तैयार बैठी है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो चुकी है, वो लगातार अपनी संख्या बढ़ा रही है। और दोबारा कभी 5, 10, 20 साल बाद वही वायरस शरीर में घुसा, तो तुरंत वो कोशिकाएं पहचान लेती है कि ये तो वही वायरस है जो 10 साल पहले हमारे अंदर घुसा था और उसको मारने के लिए हमारा निर्माण हुआ है, अब इसे नहीं छोड़ेंगे, और तुरंत उस वायरस पर वो हमला कर देती है और उस वायरस को पनपने नहीं देती। इस प्रकार हमें उस रोग से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो हो गया अपने आप टीके का काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और तरीका और भी है कि हम मरा हुआ वायरस शरीर में घुसा दें। पोलियो के वायरस को मार करके, पीस करके, छान करके, कूट करके, रस बनाकर, घोल बनाकर, जैसे भी है, मरा हुआ वायरस शरीर में घुसा दो, तो शरीर सोचता है कि वायरस आ गया और उसे मारने के लिए कोशिकाएं बन जाती है बहुत सारी, और वो उस मरे हुए वायरस को और मारती है। वो वायरस मरा पड़ा है, पर कोशिकाओं का नहीं पता मरा हुआ है क्या, वो तो उसको प्रोटीन पहचानती है ना, वो उसे जिंदा समझकर उसे मारने की कोशिश करती है और इस दौरान अपनी संख्या खूब सारी बढ़ा लेती है और मरे हुए वायरस को मार करके खुश हो जाती है कि हमने वायरस को मार दिया, जबकि वायरस तो पहले से मरा हुआ था। लेकिन इस लड़ाई में अब हमारे शरीर में हजारों लाखों उस वायरस को मारने वाली कोशिकाएं तैयार हो चुकी है, और दोबारा कभी असली वायरस शरीर में घुसेगा तो ये कोशिकाएं तुरंत पहचान लेती कि ये तो वही चीज है जैसी हमारे शरीर में पहले कभी 10 साल 20 साल पहले घुसी थी, जिसको मारने के लिए हम तैयार हुई थी, उसको तुरंत पहचान करके उसे मार देती है, उस वायरस को पनपने का मौका नहीं देती। इस प्रकार जीवन भर उस टीके से हमें सुरक्षा मिल जाती है। तो ये कंसेप्ट, ये जो टीका था, इस बात को सबसे पहले किसने समझा? एडवर्ड जेनर ने। और चेचक रोग का टीका किसने तैयार किया? एडवर्ड जेनर ने। तो पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग रेबीज या हाइड्रोफोबिया, है ना, पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग रेबीज या हाइड्रोफोबिया का टीका किसने तैयार किया? लुई पाश्चर। अब हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहले हेडिंग डालिए, मानव के वायरस जनित रोग। मानव में वायरस से होने वाले रोग। मैं क्या कह रहा हूँ? मानव के वायरस जनित रोग, मानव में वायरस से होने वाले रोग। वायरस के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं कि इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। वायरस में कोशिकाएं नहीं पाई जाती है,
इस धरती पर पहला जो जीव बना, सजीव बना, वो वायरस था, और वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो मैं वायरस की स्ट्रक्चर, इसकी खोज के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। मैं सिर्फ वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोगों की खास बात है कि इन रोगों पर ज़्यादा दवाइयों का असर नहीं होता। देखिएगा कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस होने के बाद दुनिया कितनी परेशान हुई, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं अपने आप में। आज वायरस के किसी विशेष प्रकार का वायरस है, उसे मारने के लिए दवाई बनाई, कल उस वायरस में रात को चेंज हो गया और अब उस नए वायरस पर उस दवाई का असर ही नहीं हो रहा। इसे कहते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो ये वायरस की दिक्कत है। वायरस वाले बीमारियों पर जनरली ज़्यादा दवाइयों का असर नहीं होता, या तो ये रोग अपने आप ठीक हो जाते या इनसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोई गारंटी नहीं होती इन पर दवाइयों का असर हो जाए, ये थोड़ी दिक्कत होती है। जीवाणु होता है ना, बैक्टीरिया, उससे कोई रोग है तो उसकी दवाई बना लो, वो बैक्टीरिया को मार देगी, क्योंकि बैक्टीरिया अपना रूप चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वायरस अपना रूप चेंज करते हैं। एड्स वाले वायरस का आज तक टीका नहीं बन पाया, नहीं बना ना HIV वायरस का टीका। इसका कारण यही है कि वो चेंज होते रहते हैं। इसका एक आज टीका बनाओ उस वायरस को मारने के लिए, ठीक है, 3 दिन बाद उसका रूप चेंज हो गया, उस पर वो टीका असर भी नहीं कर रहा, इससे दिक्कत आती है। एनीवे, मानव के वायरस जनित रोग, एक लाइन आती है ना, क्या पढ़ते हो, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो क्या लिखोगे, मानव रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। कोई बात ना, जो भी है याद करना जरूरी है, चाहे रेखा और धर्मेंद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें फर्क पड़ता है कि ये लाइन याद हुई या नहीं हुई। सही है, रे से, ठीक है जी, वेरी गुड। रेबीज, ठीक है। तो पहला वायरस के रोग की बात में मेरा नाम आया रेबीज, रेबडो वायरस वाला, हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ते के काटने से। ख से ये 1 नंबर आ गया, खसरा 2, है से हर्पीस कह दें, इसे 3 नंबर पर कहेंगे। ही से हेपेटाइटिस, इसे 4 नंबर कह दें। टे से ट्रेकोमा, से 5 नंबर कह दें। पो से पोलियो, पीलिया, इन्हें 6 और 7 एक साथ ही लिख दें। ए से एड्स, इसे 8 लिख दें। चे से चेचक, इन्हें 9 लिख दें। 6 से छोटी माता, क्या इसको चिकन पॉक्स कह सकते हैं। और 6 से चेचक भी ले सकते हो और चिकन पॉक्स भी कह सकते हो। यहां पर भी लिख सकते हो आप चिकन पॉक्स, कोई बात नहीं। चेचक, एड्स 8 नंबर पर। चेचक, चेचक, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, तीनों नाम आ जाते हैं भाई। मैं 6 से तीनों बातें लिख देता हूं यहां पर। चेचक हो गया, चिकनगुनिया भी हो गया, चिकन पॉक्स भी हो गया। तो चिकनगुनिया को 10 दे दें फिर, 10 नंबर है ना। और ये यहां पर भी चिकन पॉक्स, इसको 11 नंबर दे दें। और ये 11 नंबर ये यहाँ पर और लिख लिया, तो आपने 11 नंबर दोनों जगह लिख दिया। बात एक ही है, चिकन पॉक्स को ही छोटी माता कहते हैं। डे से डेंगू,
इसे 12 नंबर दे दें। ग से गलसुआ, इसे 13 नंबर दे दें। और ई से इन्फ्लुएंजा 14 नंबर दे दे। और सह से सर्दी जुकाम, छोड़ गई सह, सर्दी कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है। ये लो, इससे 15 कर दें, और क्या पूरा करना था, इसलिए मैंने सह से सर्दी जुकाम और लिख दिया कॉमन कोल्ड। मेनिंजाइटिस से जीवाणु का भी है और वायरस का भी है। मस्तिष्क के चारों ओर, हमारे ब्रेन के चारों ओर जो परतें होती है उनमें संक्रमण होता है, उसको मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं। इसका कारण वायरस भी है, इसका कारण बैक्टीरिया भी है, जीवाणु भी है। तो देखिए बहुत अच्छी लाइन है, टोटल क्लियर हो गया। एक सवाल पक्का बनता है कि ये रोग वायरस का है या जीवाणु का। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई सह से सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा में भी सर्दी जुकाम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का वैसे सर्दी जुकाम ही होता है। क्या लाइन क्लियर होगी भाई? रेबीज, खसरा, हर्पीस, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देखो, हेपेटाइटिस से एक प्रकार का पीलिया ही है। क्या है ये? पीलिया ही है। तो मैं यहां पर भी पीलिया लिख दिया, और हेपेटाइटिस भी एक पीलिया ही है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, हेपेटाइटिस भी पीलिया ही है। हिपेटो मीन्स लीवर, यकृत का होता है। पीलिया के बाद पोलियो, और वो पीलिया फिर एड्स, चेचक, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स। चेचक, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, एड्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स। अब वही बात है, चिकन पॉक्स ये भी है, चिकन पॉक्स छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। अंग्रेजी में वैसे चेचक को अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। याद रखना, चेचक के लिए अंग्रेजी में क्या नाम है? स्मॉल पॉक्स। पर आप हिंदी में इसको छोटी माता नहीं कहते। जैसे हिंदी में नाम छोटी माता आए तो बात चिकन पॉक्स की करेंगे, और अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स की आए तो बात चेचक की करेंगे। चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, डेंगू आ गया, गलसुआ, गलसुआ मम्पस, कान के नीचे की लार ग्रंथि में सूजन। थोड़ी थोड़ी मैं ओवरव्यू दे दूं, कितना समय हो रहा है? कंप्लीट हो गया क्या? 1 घंटा। तो बच्चों आज हमने एक लिस्ट बनाई है, प्रत्येक रोग की 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें कल बता करके 100% आपको याद करवाने की कोशिश की जाएगी। कल आप संडे है, रविवार है, रविवार को हमारा टेस्ट होता है। मंडे को 10:30 बजे हम मिलेंगे, तब इन रोगों के बारे में दोबारा से चर्चा की जाएगी। ओके, हैव ए नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको रियली मेरी लाइव क्लासेज का फ़ायदा मिल रहा है, यूट्यूब चैनल से फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस फ़ायदे को आप आगे जारी रखें। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी वीडियोज हैं, चाहे वो आर्मी जीडी मैथ्स के हो, साइंस के हो, रीजनिंग के हो, आपको हर समय अपडेटेड वीडियो मिले, इसके लिए आप स्थापना डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, चैनल को सपोर्ट मिले और मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं। थैंक यू।